हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पीएससी ब्लॉग में। और आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में इस पूरे चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो रीजंस पढ़ेंगे रिवोल्ट के, और एक पढ़ेंगे उसका एक्सटेंट क्या था, और तीसरा पढ़ेंगे कि क्या कॉजेज़ थे जिसकी वजह से जो रिवोल्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है। तो पॉलिसीज़ एंड दी पीपल, एक्चुअल में क्या था कि अंग्रेज़ 1600 के लगभग भारत में आए, और फिर उनका जो सोल मोटो था स्टार्टिंग में वो केवल ट्रेड था। बाद में उनको दीवानी राइट्स मिल गए आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो वो जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, यहाँ से बहुत सस्ते दामों में रॉ मटेरियल ले जा करके जो है यूरोप में फिनिश गुड में कन्वर्ट करके इंडिया वापस लाने लगे। तो जो पॉलिसीज़ थी इनकी, या फिर जो रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसीज़ थी या टैक्स कलेक्शन की थी, वो बहुत ही हार्ड थी। और उसकी वजह से जो थे वो जो आम आदमी था वो भी, या किंग्स थे, क्वींस थे, पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ट्राइबल्स थे, सोल्जर्स थे, सभी अफेक्टेड थे और सब नाखुश थे इस चीज़ से। तो जब रीजंस की बात करते हैं तो रीजंस में जो तत्कालिक रीज़न थे उस समय, प्रेजेंट जो रीज़न थे वो तो थे ही थे, बट जो रिवोल्ट था वो बहुत सारे पहले के कारणों का भी एक रिजल्ट था। जैसे कि टैक्सेस की पॉलिसीज़ जिस तरीके की थी, रेवेन्यू कलेक्शन की थी कि आपको रेवेन्यू देना ही है। अगर आप रेवेन्यू देने में असफल रहते हैं तो आपकी टेरिटरीज चली जाती थी, जो आपकी जो लैंड आपके पास रहती थी वो चली जाती थी, जिसको आप सालों से जो है टिल्ट कर रहे थे। तो ऐसी पॉलिसीज़ थी, या सिपाहीज़ के लिए कुछ ऐसे नियम ये लेकर के आए, उनकी वजह से इनमें भी जो है वो अपोजिशन था। तो और जो नवाब्स थे और जो राजाज थे वो भी जो है इन पॉलिसी से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जो है पावर ले ली जा रही है। क्योंकि जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक पॉलिसी लेकर के आए अंग्रेज। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि जिन रियासतों का वारिस नहीं हुआ करता था, तो वो रियासतें जो है वो ब्रिटिश टेरिटरीज में चली जाती थी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस तरीके की पॉलिसीज़ थी। या सब्सिडरी अलाइंस था, इसके तहत जो भी रियासत जो है वो अंग्रेज़ों के साथ सब्सिडरी अलाइंस साइन करती थी, तो उसमें क्या था, उनकी फोर्सेस को वहाँ से हटा दिया जाता था और ब्रिटिश फोर्सेस को बाहर रखा जाता था। ठीक है, और इसके बदले में इनको पे करना होता था इनको। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ जो हैं वो लेकर के आए, तो इनसे सभी तरीके के लोग जो थे वो नाखुश थे। ओके, तो यही जो है इसका बैकग्राउंड था, और बहुत सारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, ठीक है, इन सभी का ही जो है वो परिणाम था रिवोल्ट ऑफ 1857। और जैसे कि बहुत सारे जो रूलिंग फैमिलीज़ थी, उन्होंने ये भी ट्राई किया कि वो नेगोशिएट करें अंग्रेज़ों के साथ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ये चाहती थी कि उनके जो एडॉप्टेड सन थे उनको जो है वो किंगडम का राजा बनाया जाए। ठीक है, ये था। और नाना साहिब, द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, pleaded that pleaded that he be given his father's pensions when the later died। और जो पेशवा बाजीराव टू थे वो ये चाहते थे कि मेरे फादर के मृत्यु के बाद जो है मुझे पेंशन मिले। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियोरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दीज प्लीज। और जो ये लोग चाह रहे थे, मतलब अलग अलग लोगों की जो डिमांडेड थी कि हाँ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन सब चीज़ों को जो है वो अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जो थे वो अपने आप को सुपीरियर और मिलिट्री पावर में भी जो है सुपीरियर थे ही। तो इस वजह से उन्होंने जो है इनकी जो भी डिमांड्स थी उनको टर्न डाउन किया। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड। और जो अवध था वो एक लास्ट टेरिटरी थी जिसको अनेक्स किया गया था इन पॉलिसीज़ के थ्रू। एंड इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध, एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर। 1801 में सब्सिडरी अलाइंस साइन की गई थी अवध के साथ। सब्सिडरी अलाइंस में मैंने बताया आपको कि जो भी रियासत थी वो अंग्रेज़ों के साथ जो है सब्सिडरी अलाइंस साइन करती थी, तो फिर जो है वो उनके प्रोटेक्शन में चली जाती थी एक तरीके से, ये समझिए। उनके फोर्सेस रहते थे, आप किसी फॉरेन के साथ जो है कोई समझौता नहीं कर सकते थे, या फिर किसी फॉरेन इंडिविजुअल को आप अपने रियासत में नहीं रख सकते थे। इस तरीके के जो थे वो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहते थे, और इनको जो है प्रोटेक्शन देते थे ब्रिटिश, और इसके बदले में जो है इनको मनी पे करना होता था, जो भी जो है सब्सिडरी अलायंस साइन करता था अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है, एंड
Dalhousie declared that the territory was Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and the British rule was needed to ensure the proper administration. और इस तरीके के बहाने बना करके जो है वो टेरिटरीज को जो है एनेक्स कर रहे थे. द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड. और कंपनी इस तरीके के जो है वो सोचने लगी कि किस तरीके से जो मुगल जो सिस्टम चला आ रहा था उसको किस तरीके से मुगल डायनेस्टी को एंड किया जाए. इस तरीके की प्लानिंग भी जो है वो ये करने लगे. एंड द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी. और जो कंपनी के द्वारा कॉइन्स मिंट किए जाते थे उनसे जो है वो मुगल किंग का नाम भी जो है वो रिमूव कर दिया गया. इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट. और जो डलहौजी थे इन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया कि जो लास्ट किंग रहेंगे वो बहादुर शाह जफर रहेंगे और उसके बाद जो फैमिली है ऑफ किंग वो रेड फोर्ट से जो है शिफ्ट कर दी जाएगी और कोई एक अलग जगह जो है इनको रहने को दी जाएगी. ठीक है. एंड इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग. और अब जो थे 1856 के अप्रॉक्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे कैनिंग. और कैनिंग ने ये घोषणा की जो बहादुर शाह जफर हैं वो लास्ट जो है वो मुगल किंग होंगे. एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द किंग, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड द प्रिंसेस. ठीक है. तो इस तरीके की पॉलिसीज जो है वो फोर्स कर रहे थे ब्रिटिशर्स. और पीजेंट्स एंड सिपॉइज जो मेन जो कारण था 1857 की क्रांति का या फिर रिवोल्ट का वो पीजेंट्स और सिपॉइज ने ही तैयार किया था. तो सिपॉइज से स्टार्ट होती है, म्यूटनी से स्टार्ट होता है और वो एक रिवोल्ट में कन्वर्ट होता है किस तरीके से. So in the countryside, peasants and जमींदार्स were resented the high taxes and rigid methods of revenue. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हाई टैक्सेस और रेवेन्यूज़ के जो मेथड्स थे उनकी वजह से जो थे पीजेंट्स और जमींदार्स पहले ही अगेंस्ट थे इन सब चीज़ों के. एंड मैनी फेल्ड टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स. और क्या होता था कि जो अंग्रेज़ थे वो टैक्सेस वसूलते थे या रेवेन्यू वसूलते थे. आपको टैक्सेस या रेवेन्यू देने ही हैं. अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी जो ज़मीन है वो ले ली जाती थी. ठीक है. तो क्या करते थे लोग जो है मनी लेंडर्स हुआ करते थे उनसे पैसे लिया करते थे. फिर जो टैक्सेस दिया करते थे तो मनी लेंडर्स के भी पैसे नहीं दे पाते थे तो भी इनको जो है वो एक ट्रैप में एक साइकिल में फंसते जाते थे. ठीक है. तो उनका जो इंटरेस्ट लगाते थे मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा. तो ये सब चीज़ों से परेशान थे जो पीजेंट्स थे या फिर जो जमींदार थे. एंड अब सिपाहीज की बात करते हैं. इन इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट. और जो सिपाहीज थे उनके भी रीजन्स थे डिसकंटेंट के. दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे के में अलाउंसेज या फिर जो उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस थी उनसे वो लोग जो है वो नाखुश थे अंग्रेजी शासन से. क्या था कि जो इंडियन सिपाहीज थे वो एक पर्टिकुलर रैंक के ऊपर तक नहीं जा सकते, कोई ऑफिसर नहीं बन सकते थे रैंकिंग में, सिपाहीज ही रहते थे. तो इस तरीके की पॉलिसीज़ थी. या फिर उस समय पे कुछ ऐसे प्रोविजंस लेकर के आए ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसकी वजह से जो थे वो जो सिपाहीज थे वो नाखुश थे. एंड सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर एवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ. और कुछ ऐसे रूल्स लेकर के आए अंग्रेज जिसकी वजह से जो उनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स थे और जो बिलीव्स थे उनको भी आहत हो रहा था. So did you know that in those days many people in the country believe that क्या था कि उस समय पे बहुत सारे लोग जो थे उनका ये मानना था कि समुद्र पार करने से जो है उनके जो रिलीजन है और कास्ट है वो ख़त्म हो जाता है. अगर ख़त्म कर देंगे उनका जो रिलीजन है वो कास्ट जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो समुद्र पार करके जाते हैं. और जो अंग्रेज़ जो नए नियम लेकर के आए थे उसमें ये था कि जो सिपाहीज थे उनको दूसरी कंट्रीज़ में भी जाना था या फिर सी पार करके जो है वो ड्यूटी करनी थी. तो ये सब चीज़ें भी जो है वो सिपाहीज इन सब चीज़ों से भी जो है वो अंग्रेजी शासन के अगेंस्ट जा रहे थे. सो वैन इन 1824 सिपाहीज वर टोल्ड टू गो टू वर्मा by the sea route to fight for the company, they refused to follow the orders, though they agreed to go by the land route. They were severely punished, and since the issues did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up the employment in company's army had to agree to the service overseas if required. और फिर तो 1856 में एक ऐसा रूल लेकर के आ गया कि जो भी नया रिक्रूट होगा सिपाहीज में तो उसको जाना ही है बाहर ड्यूटी के लिए.
सो सिपॉइज ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। और जो सिपॉइज थे तो उनकी ही फैमिलीज थी, जो उनके पीजेंट्स थे, उनके घर वाले या फिर जो फार्मर्स थे, तो उन सब चीज़ों से भी वो लोग अवेयर थे कि इनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से इनको टैक्सेस या रेवेन्यूज़ जो है लिए जा रहे हैं और अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं इनके साथ, तो उस चीज़ से भी ये लोग अवेयर थे, तो उससे भी जो है ये नाखुश थे। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमॉन्ग द सिपॉइज। तो जो पीजेंट्स का एंगर था वो सिपॉइज में भी फैल गया, ठीक है। और सिपॉइज अपनी प्रॉब्लम से खुद ही परेशान थे और जो पीजेंट्स की कंडीशन देख रहे थे उससे भी जो है वो ये भली भांति परिचित थे। सो रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म्स, और क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये मानना था कि इंडियन सोसाइटी को जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लॉ लेकर के आए जैसे कि आपका इन्होंने रीमैरिज को, विडो रीमैरिज को जो है इंक्रेज किया इन्होंने, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया, ठीक है। एंड इन्होंने सती प्रथा का एंड किया। कब किया? 1829 में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के लॉज लेकर के आए। तो लोगों में क्या था, ये था कि जो ये रिलीजियस या फिर सोशल रिफॉर्म्स के नाम पे जो काम कर रहे हैं वो हम लोगों के अगेंस्ट हैं, ये हमारे रिलीजियस बिलीफ्स को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, एक तरीके से ठेस पहुंचा रहे हैं। और अंग्रेज़ों का ये मानना था कि इनको ज़रूरत है इंडिया को जो है वो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स की, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में अलाउ कर दिया, ठीक है। और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को क्या राइट दे दिए कि आप यहाँ पे जो है वो ज़मीन ले सकते हैं, ठीक है। और 1850 में एक नया लॉ भी पास किया गया, याद रखना। सो पास्ड टू मेक द कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। और इसके द्वारा इन्होंने क्या करा कि क्रिश्चियनिटी का जो कन्वर्जन था उसको बहुत इजी कर दिया कि लोग जो है वो आसानी से हो सकते थे। और क्या किया इन्होंने कि अभी तक जो थे, जो चेंज करते थे या फिर जो रिलीजन चेंज करते थे, जो कन्वर्जन करते थे, उनको उनके जो जायदाद या जो ज़मीन रहती थी उसको मिलने का जो अधिकार थे वो ख़त्म हो जाते थे। बट इन्होंने क्या करा, इसको चेंज कर दिया और इनहेरिट कर सकते थे। अब जो नया रूल था उसमें इन्होंने क्या कर दिया कि जो अपना कन्वर्ट करता था रिलीजन, उसको इन्होंने इनहेरिट ऑफ द प्रॉपर्टी के राइट्स दे दिए, ठीक है। सो ये सारे चेंजेस जो है वो लेकर के आए। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस, एंड यू विल रीड अबाउट दिस इन चैप्टर रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन चैप्टर 7। एंड थ्रू द आइज ऑफ द पीपल टू गेट द ग्लिम्पेज ऑफ द पीपल, टू गेट द ग्लिम्पेज ऑफ द पीपल। सो ये दो स्टोरीज़ हैं जो आपको पढ़नी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि लोगों के मन में क्या चल रहा था उस समय पे, ओके। सो देयर वाज अ सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, एंड ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद है ये अब म्यूटनी बिकेम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। अब किस तरीके से एक म्यूटनी जो है वो एक पॉपुलर रिवेलियन में कन्वर्ट हुई वो देखते हैं। सो दो स्ट्रगल्स बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्स आर नॉट अनयूजुअल समटाइम्स। इस तरीके के स्ट्रगल्स पहले भी देखने को मिले थे, ऐसा नहीं था कि ये पहली बार ऐसा हुआ था। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। बट इस बार थोड़ा सा रिवोल्ट, जो म्यूटनी थी वो रिवोल्ट में कन्वर्ट हुई, क्योंकि लोगों में थोड़ा एक ये था कि हाँ हमारा कॉमन दुश्मन है और हमको उसको मिलकर के फाइट करना है। फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप, पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव्स एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड, ठीक है। सो सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन दी, अब क्या था कि ये सिचुएशन कहाँ पे डेवलप हुई, एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुआ 1857 का रिवोल्ट। सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन दी नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया इन 1857, नॉर्दर्न पार्ट्स में शुरू हुआ। आफ्टर 100 years of conquest and administrations, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857, और जो स्टार्ट होता है वो 1857 मई से होता है, एंड थ्रेटन्ड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। अभी तक इस तरीके के म्यूटनीज देखने को मिली ज़रूर थी, बट इस तरीके का एक वाइड स्केल पे नहीं था। और अब तो ऐसा लग रहा था कि जो अंग्रेज़ों की जो प्रेजेंस थी इंडिया में वो खतरे में थी। और मेरठ एंड दी sepoys mutinied in several places, beginning from the Meerut, and the large number of people from different sections of society rose up in the rebellion। और मेरठ से शुरू हुआ ये रिवेलियन, और बहुत सारे लोग जो हैं इसको सपोर्ट किए, एंड सम रिगार्ड इट्स एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू कोलोनिज्म इन द 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कुछ लोगों ने इसको जो है वो 19th century का जो है सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस बताया कोलोनिज्म के अगेंस्ट, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट उस समय पे कहीं भी दुनिया में। और द बैटल इन द कैवलरी लाइन्स, इस तरीके की पिक्चर्स हैं, ये देखिए इस तरीके से जो है वो सैनिकों ने विद्रोह किया था। एंड फ्रॉम द मेरठ टू द दिल्ली, अब
मेरठ से दिल्ली तक जो था वो एक तरीके से रिवोल्ट जो अपने पूर्ण रूप में आ चुका था। ऑन 29 मार्च 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे, स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। एक यंग सोल्जर मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को हैंग किया गया, उनको फांसी की सज़ा दी गई फॉर अटैकिंग द ऑफिसर्स इन बैरकपुर, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक ऑफिसर को अटैक किया था बैरकपुर में, उसके लिए उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। एंड सम डेज लेटर सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिजेज। और क्या हुआ कि मेरठ में कुछ सिपाहीज ऐसे थे जिन्होंने जो नए कारतूस थे उनको यूज़ करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि जो नए कारतूस अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए तो ऐसा मानना था कि उनमें जो है वो मांस के बने हुए थे और उनको जो है वो मुंह से खोलना होता था, तो उसके अगेंस्ट थे कुछ सोल्जर्स, तो उन्होंने इसको रिफ्यूज़ किया। एंड इसके बदले में क्या हुआ कि 85 सिपाहीज को जो है डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, और बहुत सारे लोगों को जो है वो 10 ईयर्स की जेल दे दी गई क्योंकि डिसओबे किया उन्होंने जो ऑफिसर्स थे उनको, ठीक है। अब क्या था, द रिस्पॉन्स टू द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ऑन 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपाहीज। बट इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत वाइड था। और क्या हुआ कि 10 मई को जो सोल्जर्स थे उन्होंने मार्च किया मेरठ की तरफ, और जो मेरठ की जेल थी वहाँ से बहुत सारे सिपाहीज को जो है वो वहाँ से आज़ाद कराया। and the ammunition and they captured the guns and ammunition and set fire at the buildings and properties of the British and declared the war on the फिरंगीज। और उन्होंने वहाँ पे जो गन्स और जो उनको रिसोर्सेज मिले उनको अपने अंडर में लिया और फिरंगीज के अगेंस्ट जो है वो वॉर की स्टार्ट कर दी। एंड द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग आउट टू एंड देयर रूल इन द कंट्री। और सोल्जर्स जो है वो एकदम उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम जो है अब इनके रूल को एंड करके रहेंगे इंडिया में। But who would rule the land instead? The soldiers had an answer to these questions. The Mughal Emperor बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये तो इन्होंने ठान लिया था कि हम अंग्रेज़ों के रूल को एंड करके रहेंगे, बट क्या ये सोचा था कि इसकी जगह पे हमारा कौन जो है लीड करेगा? तो लीड करने के लिए उन्होंने चुना बहादुर शाह जफर को, जो लास्ट मुगल एम्परर थे उनको। एंड द सिपाहीज ऑफ द मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th मई टू रीच द दिल्ली। ठीक है, ये जो सिपाहीज थे वो दिल्ली पहुंच गए यूनाइटेड होकर के। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सीज, बिल्डिंग सेट ऑन फायर। और इस तरीके के जो है इंसिडेंट्स उस समय पे देखने को मिले। ठीक है, दे फोर्स देयर वे टू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर्स। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को जो है वो अपना लीडर नियुक्त किया इस रिवोल्ट का अंग्रेज़ों के विरुद्ध। एंड बहादुर शाह जफर के साथ क्या था कि इनको लीडर तो चुन लिया गया था, बट क्या ये बहुत ही एजड थे और एक वीक जो है वो इस रिवोल्ट में साबित हुए। एक उतने अच्छे से जो है लीड नहीं कर पाए क्योंकि इनकी एज भी ज़्यादा थी। और एंड दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड अ ग्रेट इम्प्लीकेशंस रूलिंग ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड। तो क्या था कि बहादुर शाह जफर ने जो है और भी जो चीफ्स थे या फिर जो कंट्री के लोग थे उनको जो है इन्होंने यूनाइट किया और उनसे अपील की कि आप लोग सब मिल कर के आएँ और हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो रिवोल्ट को आगे तक ले जाएंगे। एंड द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा था। सो मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड द चीफ्टेंस कंट्रोल द डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर्स। इनको भी इनकी तरफ से जो है वो बता दिया गया कि आपको भी जो है सपोर्ट करना है रिवोल्ट को। एंड द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस हैपन। और ब्रिटिशर्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी तक छोटी मोटी म्यूटनीज हुई थी, इस तरीके के रिवोल्ट में कन्वर्ट नहीं हुई थी। तो अंग्रेज़ों ने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके का रिवोल्ट जो है वो हो सकता है। एंड Bahadur Shah Zafar's decisions to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when the people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic, and it gives them the courage, hope and confidence to act. The rebellion spread। और किस तरीके से अब जो रिवोल्ट था वो स्प्रेड होता है। आफ्टर द ब्रिटिश वर routed from the Delhi, there was no uprising for almost a week। ठीक है, इसके बाद का रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटनीड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट द नोडल पॉइंट्स लाइक द दिल्ली, कानपुर। अब वो रिवोल्ट जो था वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ हर जगह धीरे धीरे जो है वो फैलने लगा।
और लोकल लीडर्स तक या विलेजेस तक जो है वो अब लोग जो है जागरूक होने लगे और ये सोचने लगे ठीक है अब इनको यहाँ से भगाना ही है, और वो एक तरीके से यूनाइटेड हो गए थे. नाना साहिब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजी राव, who lived in near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. तो जहाँ जैसे लखनऊ है, कानपुर है, तो इन जगहों पे क्या था कि जैसे कानपुर में थे नाना साहिब थे, ये लोग थे, तो इन्होंने क्या है यहाँ पे लीड किया और यहाँ से जो थे ब्रिटिश गैरिशंस या फिर जो सोल्जर्स थे इनको भगाना स्टार्ट किया इन्होंने. एंड इन लखनऊ ब्रिजेश कादर, लखनऊ में जो थे ब्रिजेश कादर ने इसको रिवोल्ट को लीड किया. ठीक है. द सन ऑफ द डिस्पोज नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब. ही टू एक्नोलेज द सुज़ैरनिटी ऑफ बहादुर शाह जफ़र. इन्होंने भी बहादुर शाह जफ़र की अध्यक्षता को जो है वो स्वीकार किया. हिज मदर बेगम हज़रत महल. तो एक्चुअल में जो लखनऊ में लीड किया था रिवोल्ट वो थी बेगम हज़रत महल. ठीक है. बेगम हज़रत महल लखनऊ में. रानी लक्ष्मीबाई झांसी में. ठीक है. और तांत्या टोपे के साथ जो है रानी लक्ष्मीबाई ने जो फॉट किया द जनरल ऑफ नाना साहिब के थे. द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस. दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स. दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश हैज कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड ज्वाइन द रिवेलियन. द सिचुएशंस ऑफ वाइडस्प्रेड पॉपुलर रिवेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन द पर्टिकुलर. ठीक है. तो इस तरीके से अब लोग कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ अब अंग्रेज़ों को जो है वो यहाँ से भगाया जा सकता है, बहुत हो गया. ठीक है. मैनी न्यू लीडर्स कम अप. फॉर एग्जाम्पल जैसे लीडर्स थे अहमदुल्ला. ठीक है. अहमदुल्ला शाह अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद. तो फैज़ाबाद में किसने रिवोल्ट को लीड किया? अहमदुल्ला ने. एंड ही caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to the Lucknow to fight the British. और इस तरीके से जहाँ जिसको लीड करने का जो था उसने वहाँ पे वो रोज़ हुआ और उसने इनका अपोज़ किया. जनरल वक्त खान, ये भी थे वक्त खान, अ सोल्जर फ्रॉम बरेली. तो बरेली में किसने रिवोल्ट को लीड किया? वक्त खान ने. सो ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर्स फॉर द रिवेलियन इन द बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह. तो बिहार में किसने रिवोल्ट को लीड किया? कुंवर सिंह ने. ही ज्वाइन द रिवेल सिपाहीज एंड बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स. ठीक है. तो ये तो एक जब रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो उसकी कोर्स की स्टोरी बताई गई है, किस तरीके से लोग जो है वो इकट्ठा हुए, कहाँ कहाँ से किस किसने लीड किया, क्या क्या रीजंस रहे. अब क्या था कि कंपनी ने फाइट बैक किया. ठीक है. कंपनी ने क्या किया कि अनर्व्ड बाय द स्किल ऑफ अपहील द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट्स विद ऑल इट्स माइट. और अब कंपनी ने कहा बहुत हुआ. फिर इन्होंने क्या करा, पूरे माइट के साथ जो है वो इस रिवोल्ट को इन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की और पास द न्यू लॉज टू दैट द रिवेल्स कुड बी कन्विक्टेड विद द ईज. कुछ इस तरीके से लॉज पास किए कि अब जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे उनको बहुत ईजिली जो है वो कन्विक्ट किया जा सकता था, उनको सज़ा दी जा सकती थी. एंड दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिवेल फोर्सेज. और दिल्ली को वापस ले लिया गया रिवेल फोर्सेज से सितंबर 1857 में. एंड द जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उनको जो है वो सेंटेंस्ड, उनको जेल दे दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा. ठीक है. उनको डिस्पोज कर दिया गया. एंड हिज सन्स वर शॉट डेड बिफोर हिज आइज. और उनके जो पुत्र थे उनको उनके सामने, उनकी आंखों के सामने जो है वो मार दिया गया था. और उनकी वाइफ के साथ उनको जो है वो रंगून जेल में भेज दिया गया. ठीक है. द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिवेलियन डाइड डाउन. तो दिल्ली का रिकैप्चर होना ऐसा नहीं था कि जो रिवोल्ट था वो डाई डाउन हो गया है. द ब्रिटिश हैज़ टू फाइट फॉर द 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिवेलियन. दिल्ली को वापस लेने के भी 2 साल तक जो है वो ब्रिटिशर्स को फाइट करनी पड़ी थी. ठीक है. इसको सप्रेस करने के लिए. एंड द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858. रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड और लखनऊ को भी जो है वो वापस ले लिया गया था. रानी लक्ष्मीबाई को भी जो है डिफीट कर दिया गया था. तांत्या टोपे जो है वो एस्केप्ड हो गए थे जंगलों में. हालांकि वो फिर गुरिल्ला बार जो है लड़ते रहे वो छुपकर.
and just as the victories against the British had earlier increased the rebellion, the defeat of the rebel forces increased the desertions. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. और ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि सप्रेस करने के बाद अब लोगों की लॉयल्टी के लिए, या फिर जो जमींदार्स थे या फिर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी लॉयल्टी को गेन करने के लिए इनको जो है वो लालच दिया कि हम जो है वो आपकी जो चीज़ें, जो आपको राइट्स मिले हुए हैं, उनको वैसा का वैसा ही रखेंगे, ठीक है, और आप जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ रही है, ठीक है। इस तरीके के लालच जो है वो इन लोगों को दे दिए गए थे, जो लैंडलॉर्ड्स और ये थे। और इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ब्रिटिशर्स टू ब्लो अप द कश्मीरी गेट टू एंटर द दिल्ली, और इस तरीके से इन्होंने दिल्ली को जो है वापस रिगेन किया था। एंड दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, और जो लैंडलॉर्ड्स और जो जमींदार्स थे, उनके जो राइट्स हैं वो वैसे ही रखे जाएंगे, उनको कुछ नहीं किया जाएगा, और केवल आप जो है वो ब्रिटिश अंग्रेज़ों के विरुद्ध आप जो है वो लॉयल रहिए। और अब रिवोल्ट के बाद में क्या था, तब ब्रिटिश हैड गेन द कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859 के एंड में जो है वो इनको ये पूरी तरीके से रिवोल्ट को इन्होंने सप्रेस कर दिया। और फिर क्या चेंजेस आए 1857 के रिवोल्ट के बाद, कुछ चीज़ें जो है चेंज करी अंग्रेज़ों ने। वो क्या था, वो था कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या किया कि 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 से अब क्या होगा कि कंपनी के से हटा करके अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहेगा सिस्टम, ठीक है। तो जो भी पावर्स थी अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के अंडर कर दी गई। एंड और क्राउन in order to ensure the more responsible management of Indian affairs and a member of a British cabinet, एक मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट का अपॉइंट किया गया, जिसको क्या बोलते थे, SOS, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई भारत में, और जिससे कहा गया कि आप जो भी यहाँ पे चीज़ें चलेंगी, जो भी गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप ब्रिटिश क्राउन को जो है आपकी जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों से अवगत कराना, ठीक है। एंड ही वॉज गिवन अ काउंसिल, और उसको एक काउंसिल भी दी गई थी उनको एडवाइज़ करने के लिए। एंड इसको क्या कहा गया था, इंडिया काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय, और अब क्या था, जो गवर्नर जनरल था अभी तक इंडिया का, उसको अब जो है वो वाइसरॉय बना दिया गया था, ठीक है। अब उसको जो है वाइसरॉय के नाम से जाना जाएगा। एंड थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया, और अब जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश क्राउन ने जो है ले ली थी इंडिया को गवर्न करने की, ठीक है। एंड ऑल द रूलिंग चिप्स ऑफ द कंट्री वर एज्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर, और अब ये कहा गया कि जो भी रियासतें थी उनकी जो टेरिटरीज हैं उनको एनेक्स नहीं किया जाएगा, इस तरीके का जो है भरोसा दिलाया गया 1858 के बाद। और इट वाज डिसाइडेड दैट अ प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स, और एक फैसला ये भी लिया गया कि अब इंडियन सोल्जर्स को कम किया जाएगा और ब्रिटिश सोल्जर्स को जो है वो आर्मी में बढ़ाया जाएगा। इट वाज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टीड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गुरखा, सिख्स एंड पठान, से जो है सोल्जरों को रिक्रूट ज़्यादा किया जाएगा इन कंपेरिजन टू अवध, बिहार और इस वाले रीजन से। तो इस तरीके के चेंजेस 1858 के बाद लेकर के आए। द land and the property of Muslims were confiscated on the large scale and they were treated with suspicion and hostility के साथ उनको ट्रीट किया गया। The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India, और जो अब जो भी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनको जो है वो ये आहत नहीं करेंगे, ऐसा भी इन्होंने 1858 के बाद बताया। एंड द पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स टू गिवन देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स, और जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स की जो उनकी ज़मीनें थी उनके ऊपर सिक्योरिटी के तौर पर भी जो है बहुत सारे लॉज पास किए इन्होंने। ये जो है वो जगह है जहाँ पे रिवोल्ट था, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया वाइड स्केल पे नहीं था, ये गिने चुने जगह पे ही फैल पाया। एक ये भी कारण था कि रिवोल्ट जो है वो अनसक्सेसफुल रहा, जिसमें फैज़ाबाद था, लखनऊ था, कानपुर था, झांसी था, बरेली, मेरठ, दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट जो मेजर सेंटर्स थे इस रिवोल्ट के वो हैं। और इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। अब ये तो एनसीईआरटी का चैप्टर एंड होता है, मैं आपको इसकी समरी 2 मिनट में डिस्क्राइब करूँगा, आप केवल सुनते रहिए। Revolt of 1857 began as a revolt of sepoys but eventually secured the participation of the masses। तो जैसे हम जानते हैं कि 1857 का रिवोल्ट एक म्यूटनी के रूप में, सिपाहीज ने जो है वो अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी और वो एक म्यूटनी में कन्वर्ट हुआ, बट वो एक म्यूटनी जो है रिवोल्ट में कन्वर्ट हुई।
और जैसे वीडी सावरकर थे, उन्होंने तो इसको जो है वो 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक कह दिया था। इसके कॉजेज़ जो मैंने आपको बताए उसमें क्या था कि जो इनके रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, जो टैक्सेशन थे वो, और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स था या इंडस्ट्रीज़ थी वो भी उनके लिए जो पॉलिसीज़ थी उनके कारण भी, या फिर जो सब्सिडरी अलाइंस थी जो आपको बताया, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी जो वारिस हुआ अगर नहीं होता था किसी रियासत का तो जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश के अंडर में चली जाती थी, वो पॉलिसीज़ थी। करप्शन था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इंडियन डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं था। एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज़ की जो एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से, या फिर जो एटीट्यूड था सुपीरियॉरिटी का ब्रिटिश में, वो सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज़ जो रिफॉर्म्स लेकर के आए उनके अगेंस्ट भी था। और जो सिपाहीज थे उनको बाहर भेजा जाने लगा तो वो भी उनके जो रिलीजियस बिलीव्स और उनको आहत कर रहे थे उसकी वजह से भी, ठीक है। लीडर्स तो आपने देखे ही कि दिल्ली में जो सिंबॉलिक लीडर थे वो बहादुर शाह थे। जो रियल कमांड थी दिल्ली में वो जनरल वक्त खान के अंडर में थी। कानपुर में नाना साहिब, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खान थे। लखनऊ में बेगम हज़रत महल, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह थे, फैज़ाबाद में अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। कॉजेज़ क्या थे इस रिवोल्ट के फेलियर होने के? कॉजेज़ क्या थे कि एक तो ये लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड था, ठीक है। तो रिवोल्ट के फेलियर होने के जो कारण थे वो ये था कि एक तो इसकी टेरिटोरियल जो एक्सटेंड था वो लिमिटेड था, ठीक है। और क्या था, मोस्ट पार्ट रिमेन्ड अनअफेक्टेड, और ज़्यादातर पार्ट जो है वो इस रिवोल्ट से अनअफेक्टेड रहे, ठीक है। ये भी एक वजह थी कि पूरे वाइड स्केल पे नहीं था ये। बहादुर शाह जो थे वो एज्ड रूलर थे और वो इतने एविल नहीं थे कि इसको लीड कर पाते ढंग से, ठीक है, ये भी था। और बिग जमींदार जो थे या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे तो वो अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे, उनका ये मानना था कि जो रिवोल्ट है वो एक बैकवर्ड लुकिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कारण हो गया। कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी इसमें। जैसे कोई भी रिवोल्ट को सक्सेसफुल होने के लिए क्या होता है कि आपको एक लीडर की आवश्यकता होती है, उसको सब फॉलो करेंगे तो ही आप एक लक्ष्य के पीछे जाएंगे, तो ही आप उसको जो है गेन कर पाएंगे। बट इसमें कोई एक सेंट्रल लीडरशिप थी ही नहीं, ठीक है। और नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। और जो अपने जो इंडियन सिपाहीज थे वो उतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे, या फिर देखा जाए तो ब्रिटिश फोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत इन्फीरियर थे, और उस तरीके के इनके पास जो है आर्म्स और एम्यूनिशन भी नहीं थे। तो ये सब कारण जो थे वो इसके फेल्योर के थे, ठीक है। तो रीजन्स और एक्सटेंट और फेलियर के रीज़न, ये 3 पार्ट्स में आप इसको जो है वो पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को। आई होप आपको समझ आया होगा, और आपका जो भी डाउट हो या फिर जो भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।